फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले ये बात कर लें। आज हम पढ़ेंगे एरिया एज ए वेक्टर। जनरली सब लोग एरिया एक स्केलर की तरह समझते होंगे, लेकिन हम एरिया को यहाँ वेक्टर की तरह पढ़ेंगे। उसकी नेसेसिटी क्या है कि एरिया को वेक्टर कंसीडर करना पड़ा, वो भी हम समझेंगे। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड होगा, कैसे है ये देखेंगे। गॉसेस थ्योरम, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए क्या है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म, एरिया वेक्टर। तो एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन हम यहां पे एरिया को एक वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं। क्या नेसेसिटी है ये जानना है। तो ये नेसेसिटी समझने के लिए कि आखिर क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि हम एरिया को वेक्टर कंसीडर करें, तो इसके लिए जस्ट ये इमेजिन करो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये हॉरिजॉन्टल है दिस वन, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में बहुत सारी मछलियां ट्रैवल करके यूनिफॉर्मली जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि बंचेज में एक जगह ज़्यादा है एक जगह कम है, तो बहुत सारी मछलियां ऐसे एकदम ट्रैवल करके ऐसे ऐसे जा रही है, मूव करके इस डायरेक्शन में। और जब इस डायरेक्शन में मछलियां जा रही हैं, उस मछलियों को कैच करना है। तो मछलियों को कैच करने के लिए डेफिनेट है, अगर हम उसमें नेट फेंकेंगे, मछली पकड़ने के लिए जो जाल होता है अगर वो फेंकेंगे, तो अगर वो जाल सिंपल ये समझ लो ये मछली पकड़ने का जाल है, अगर हम उसको सिंपल ऐसा होल्ड करेंगे, ये एक सरफेस है, तो अगर इसको हम ऐसा होल्ड करेंगे तो डेफिनेट है इस सरफेस का एरिया जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा हम मछलियों को कैच कर सकेंगे। उसी तरह एक तो एरिया ज्यादा है, तो मान लो कि इसका एरिया हम फिक्स कर दिया, इसका मान लो एरिया है 2 मीटर स्क्वायर। तो अगर इसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, मान लो ऐसा, ये 2 मीटर स्क्वायर नहीं है, इमेजिन करना है ये 2 मीटर स्क्वायर है, और इधर से मछलियां बहुत सारी जा रही हैं। तो अब हम चाहेंगे कि मैक्सिमम मछलियों को कैच करें, तो इस एरिया को, इट मींस ये जो एरिया है, अब उसको हम सीधा परपेंडिकुलर ऐसा रखते हैं, तब हम ज्यादा से ज्यादा मछलियों को कैच कर सकेंगे। अब ये इस सरफेस को अगर हम ऐसे टिल्ट करते चले जाएं, तो अगर हम ऐसे टिल्ट करते चले जाएंगे तो तुमको क्या लगेगा, तुम ये समझ पाओगे कि अब यहां से जो हम मछलियों को कैच कर सकेंगे वो उसका नंबर कम होता चला जाएगा। धीरे धीरे ऐसे करते हुए अगर हम सीधा इस नेट को ऐसे होल्ड करके रखें, तो नेट को ऐसे होल्ड करके रखे हैं ना, मछलियां ऐसे जा रही है, तो तुम समझ सकते हो हम यहां से एक भी मछली को कैच नहीं कर पाएंगे नेट के थ्रू। तो इसका मतलब है कि अगर कभी भी एरिया को डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली, मतलब उसमें डायरेक्शन देना है, तो उसके लिए क्या करना होगा ये कॉन्सेप्ट यहां पे समझेंगे। क्योंकि सोचो, हम एरिया को ऐसे रखते तो ज्यादा मछलियां कैच कर सकते थे, अगर हम एरिया के ओरिएंटेशन को बदल रहे हैं तो इसका मतलब हम यहां पे कम मछलियों को कैच कर पाएंगे। इसका मतलब यहां पे एरिया का डायरेक्शन, ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंस है। तो अब हम इस एरिया को डायरेक्शन कैसे देंगे, क्योंकि एरिया को एज ए वेक्टर तो अभी तक हम ट्रीट नहीं करते हैं। तो ऐसे केस में हम एरिया को डायरेक्शन देंगे, क्योंकि यहां पे एरिया के डायरेक्शन की नेसेसिटी है। तो एरिया को डायरेक्शन कैसे दिया गया उसके बारे में समझना। तो हम इसकी बात कर रहे थे कि इसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, तो हम इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर में एक वेक्टर कंसीडर करेंगे। ये समझ लेना, इस वेक्टर का एरो, ये जो इस साइड है कैप की तरफ, ये वेक्टर का एरो एंड है और ये टेल वाला एंड है। तो वो एरिया के लिए जो हम वेक्टर कंसीडर करेंगे, वेक्टर समझते होगे, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है, एक उसका फिक्स लेंथ होगा और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो अब इस एरिया के परपेंडिकुलर में एक वेक्टर कंसीडर करेंगे, जिस वेक्टर का लेंथ, क्योंकि वेक्टर में लेंथ भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो अब इस वेक्टर का लेंथ इस प्लेन सरफेस के एरिया के इक्वल होगा। तो प्लेन सरफेस का एरिया 2 है, तो इसका जो लेंथ होगा वो 2 यूनिट के इक्वल होगा। और इसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑलवेज अवे फ्रॉम द सरफेस होगा। अवे फ्रॉम द सरफेस इट मींस अगर ये सरफेस है तो एरो इस तरफ होगा, एरो इनवर्ड द प्लेन नहीं होगा, हमेशा आउटवर्ड द सरफेस होता है। यह कन्वेंशनली सेलेक्ट किया गया। अब अगर सोचो, इसको हम डायरेक्शन ऐसा दे दिए,
तो अगर प्लेन का ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो इस नॉर्मल का भी ओरिएंटेशन चेंज होगा, क्योंकि ये नॉर्मल फिक्स है। अगर ये प्लेन भी ऐसे ऐसे अगर हम मूव करें तो ये प्लेन का जो नॉर्मल है, ये जो वेक्टर हम कंसीडर किए हैं, ये प्लेन के नॉर्मल में है, ये कंसीडर किया गया है। तो अगर हम इसको रोटेट करें तो इसका भी डायरेक्शन रोटेट होगा, और अगर हम ऐसा कर लें तो ये एरिया वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो तुम समझ सकते हो कि हम एरिया को वेक्टर कंसीडर करने के लिए क्या करेंगे कि उस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर में एक वेक्टर कंसीडर करेंगे, जिस वेक्टर का लेंथ उस सरफेस के एरिया के इक्वल होगा और डायरेक्शन उस सरफेस के अवे डायरेक्शन में होगा। तो ये तुम समझ पाओगे कि कई बार फिजिक्स में, जनरल लाइफ में एरिया को डायरेक्शन देना पड़ता है। डायरेक्शन देना पड़ता है इसका मतलब कि अगर हम उसका ओरिएंटेशन हम 3 डायमेंशन स्पेस में बदल दें तो उससे बहुत सारी चीजें अफेक्ट हो जाती है। जैसे हम यहां पे फिश कैचिंग की बात कर रहे थे, तो यहां पे अगर हम नेट का ओरिएंटेशन बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो वहां से नंबर ऑफ फिश जो कैच हम कर पा रहे हैं उसका नंबर चेंज कर जाए। तो डेफिनेट है यहां से एरिया को डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो एरिया को डायरेक्शन कैसे दिया गया? सिंपल, एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर perpendicular to the surface whose magnitude or whose length is equal to the magnitude of the area and the direction is away from the surface or away from the area. away from the area नहीं बोल सकते, away from the surface मतलब जो surface रहेगा उससे away direction में रहेगा और उसके हमेशा perpendicular रहेगा। तो एरिया वेक्टर क्या होता है अब तुम समझ पाओगे। अब हम बात करते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो पहले डायग्राम सिंपल देख लें। तो एक एरिया है ऐसा, इसका एरिया मैग्नीट्यूड ए कंसीडर किया गया। तो अब इस एरिया को वेक्टर देना है, वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो अब इसमें हम कंसीडर करेंगे एक वेक्टर और ये ए वेक्टर होगा। तो ए वेक्टर होगा क्या? तो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ए के इक्वल होगा और फिर यहां पे ए कैप लिखेंगे। ए कैप कहने का मतलब है कि यहां पे हम ए कैप लिखें तो ए कैप क्या होगा? दैट इज ए यूनिट वेक्टर। ए कैप इज व्हाट? तो दैट इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस। मतलब जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर में यूनिट वेक्टर। ये समझ सकते हो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का टेक्निक क्या है? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। वेयर ए कैप where a cap is unit vector perpendicular to the plane of the surface, perpendicular to the plane of the surface। तो जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू समझो। तो सपोज यहां पे x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। अब इस 3 डायमेंशन में है, तो 3 डायमेंशन लेकिन हम बोर्ड पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जस्ट रिप्रेजेंट करने का टेक्निक है। ये सारा एंगल 90 90 90 है, ये सब लोग ऑलरेडी जानते होंगे, 11th में वेक्टर बहुत डिटेल में पढ़े होंगे, 3 डायमेंशन के लिए भी और 2 डायमेंशन के लिए भी। तो अब इसमें हम एक प्लेन कंसीडर करें और वो प्लेन कैसा है? वो YZ के सिंपल पैरेलल, YZ प्लेन है, उसके पैरेलल ये प्लेन है। इट मींस दिस इज अ प्लेन पैरेलल टू YZ प्लेन। तो अब इस YZ प्लेन के पैरेलल है और इसका एरिया A है। तो अगर हम एरिया वेक्टर लिखना चाहते हैं तो यहां से इस डायरेक्शन में होगा, A वेक्टर इज इक्वल टू AI कैप लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से अवे डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है x एक्सिस के अलोंग और x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर I कैप होता है, तो A वेक्टर इज इक्वल टू AI कैप हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम यहां पे क्या देखें कि एरिया को एक वेक्टर की तरह कंसीडर कर रहे हैं। और अगेन फिर से बता दें वो वेक्टर कैसा लेना है। तो वो वेक्टर एक ऐसा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होगा जो उस गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, जिसका लेंथ उसके एरिया के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा और डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में होगा।
तो इस तरह से हम एरिया को एज ए वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं और ये उसका रिप्रेजेंट करने का टेक्निक हुआ। तो ये ड्रॉ कर लोगे एरिया एज ए वेक्टर कैसे ट्रीट किया जाता है, क्योंकि एरिया एज ए वेक्टर अगर समझ पाओगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान हो जाएगा। केवल डेफिनेशन ओरिएंटेड नहीं डिस्कस करोगे कि फ्लक्स ये होता है रट लो और फिर जस्ट छाप देना है एग्जाम में ले जाकर के। तुम ये समझो कि आखिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अगर एरिया वेक्टर तुम समझ जाओगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सब लोग नोट डाउन कर लोगे। तो अब समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए सबसे पहले हम एक रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है उस रीजन में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। ऐसा जनरली होता नहीं है, क्योंकि किसी भी चार्ज के अराउंड तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट रीजन में मतलब कांस्टेंट नहीं रहता है, वो बदलता रहता है। लेकिन हम जस्ट इमेजिन कर रहे हैं सिंपल समझने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो जिस भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी सेम रहेगा। तो हम सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जस्ट ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टर्म में ऐसा दिखाया गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो अगर हम याद दिलाएं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये समझने के लिए जस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, एक पॉइंट चार्ज ले लो, सपोज प्लस क्यू है। इस पॉइंट चार्ज के कारण इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पार्टिकुलर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, और जो P पॉइंट इससे R डिस्टेंस पे है मान लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में। तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण ये पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे अवे डायरेक्शन में ओरिजिनेट होते हैं। ऐसे ये चारों तरफ जाते हैं, जस्ट हम सिंप्लिसिटी के लिए इधर की तरफ कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि जिस पॉइंट पे पता करना है हम उसी के अराउंड फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइंस कुछ ऐसा है, और P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो किसी भी चार्ज के कारण एक पार्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो उस पॉइंट के अराउंड, इस पॉइंट के अराउंड एक रीजन सेलेक्ट करो, एरिया सेलेक्ट करो, और इसका एरिया कितना होना चाहिए, यूनिट। अब उस रीजन में, इट मींस उस पॉइंट के अराउंड यूनिट एरिया में जितने भी फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, तो वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग और क्रॉसिंग थ्रू द यूनिट एरिया अराउंड द पॉइंट P इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट P। इट मींस अगर इस डायग्राम में देखें तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, तो हम यहां पे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 2 न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन टर्म्स ऑफ फील्ड लाइंस इज व्हाट, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग परपेंडिकुलरली, मतलब ये परपेंडिकुलर भी जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि एरिया ऐसा है। तो परपेंडिकुलरली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट। तो यहां पे इस P पॉइंट के अराउंड यूनिट एरिया के थ्रू 2 फील्ड लाइंस पास कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 न्यूटन पर कूलम हो गया। तो अब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, यहां पे आते हैं। तो सपोज यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका E है, E वेक्टर। तो E वेक्टर का मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E। तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E कहने का मतलब है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग और पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया इज इक्वल टू E। इट मींस E number of field lines
E number of filled lines are passing through unit area. Through unit area. जस्ट बुक इस डिफिनेशन की तरफ फ्लक्स नहीं बता रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट समझो कि क्या है यह फ्लक्स, क्योंकि अगर पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे आगे गॉसेस थ्योरम ये सब समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखते हैं, अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब है E नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यूनिट एरिया के थ्रू पास कर रहे होंगे। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, मतलब जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, वहां पे हम एक प्लेन कंसीडर कर रहे हैं, सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, और वो सरफेस का डायरेक्शन कैसा है, तो वो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अगर वो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो इस सरफेस का जो नॉर्मल होगा, इट मींस इस सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो इस प्लेन के नॉर्मल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो ए वेक्टर, एरिया वेक्टर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तुम समझ सकते हो। और ये जो एरिया वेक्टर लिया जाता है हमेशा प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर में लिया जाता है, तो एरिया वेक्टर लिया गया। अब इस केस में अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली फ्लक्स क्या होता है। तो जब भी हम फ्लक्स फाइंड करते हैं तो किसके लिए, कब फाइंड करते हैं, यह जानना जरूरी है। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑलवेज एक एरिया के लिए फाइंड किया जाता है, एक डेफिनेट एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर दिस एरिया, व्हेन दिस एरिया इज प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई एरिया सरफेस प्लेस किया गया है तो उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर दैट सरफेस एरिया क्या होगा, तो वो समझो। तो उस सरफेस एरिया के थ्रू जितने फील्ड लाइंस पास कर रहे होंगे वही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट एरिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट एरिया। तो बात करते हैं कि यहां पे अगर हम फ्लक्स के लिए डिनोट करें तो फ्लक्स को जनरली हम फाई से डिनोट करते हैं, और ई है, ई हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, क्योंकि फ्लक्स जब तुम मैग्नेटिज्म पढ़ोगे वहां पे भी मिलेगा, तो हम वहां फाई एम यूज करते हैं। यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इज व्हाट द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट एरिया। तो यहां पे हम जो एरिया कंसीडर किए हैं ए है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो सोचना ये कंप्लीट दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यूनिट एरिया के थ्रू कितने फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, तो ई नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया। अब यहां पे इस सरफेस का एरिया है ए, तो ए एरिया के थ्रू कितने फील्ड लाइंस पास करेंगे, तो ई इंटू ए, जस्ट यूनिटरी मेथड। अगर ये प्लेन सरफेस इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो सरफेस परपेंडिकुलर है, तो उस सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। तो एरिया वेक्टर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, उस सेंस में अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स का मतलब है टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट एरिया। तो यूनिट एरिया के थ्रू E नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहा है, तो ए एरिया के थ्रू कितने फील्ड लाइंस पास करेंगे, तो E इंटू ए, तो इट मींस दैट इज इक्वल टू E इंटू ए। तो यहां से जो हमको मिल गया E इंटू ए मिल गया। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हम जो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में कंसीडर किए हैं वो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, और जो एरिया वेक्टर है ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो। अगर ये कुछ डेफिनेट एंगल पे हो गया, ऐसा झुका हुआ है, उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जो जनरल केस की बात कर रहे हैं वो एक पार्टिकुलर केस आ गया। लेकिन जनरल केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में देखते हैं, और वहां से जनरल फार्मूला मिलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो ये सब लोग ड्रॉ कर लेना, लिख लेना, और उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर जनरल केस। तो उसके लिए हम अगेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो सरफेस है अब कुछ ऐसा है,
कुछ इस तरह से सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड E मतलब E नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया। तो अब इसका जो वेक्टर है एरिया वेक्टर, वो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे है। तो जब एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे है तो सोचो अगर हम एक प्लेन रखते हैं ऐसा, पहले जो इस सिचुएशन में देखना ऐसा था, ये ऐसा होल्ड किया हूं वैसा, अगर हम इसको टिल्ट करके ऐसे करें तो जैसे ही हम इसको टिल्ट करते हैं इस प्लेन को तो ये एग्जैक्टली ऐसा हो जाता है। तो इस सिचुएशन में, तो जब इस सिचुएशन में देखो यहां से हम ऐसा कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में था, अब यहां से जब हम इसको ऐसे रोटेट करें ऐसे टिल्ट करेंगे तो यहां से ये जो प्लेन है, यहां से ये जो प्लेन है वो थीटा एंगल इधर से भी रोटेट होगा। मतलब ये ऐसा था सीधा, अगर हम इसको ऐसे टिल्ट करेंगे तो डेफिनेट है ये परपेंडिकुलर भी इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे टिल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अब जो पहले से वर्टिकल प्लेन था अब उस वर्टिकल प्लेन को थीटा एंगल से शिफ्ट कर दिए, उस केस में अब एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो इसका जो एरिया है वो ए है, तो इस एरिया का एग्जैक्टली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट यहां से जो ये वाला मिलेगा सरफेस, इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो दैट विल बी ए कॉस थीटा। समझ रहे हो, ये कॉस थीटा। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट मतलब इसके दो कंपोनेंट, इस ऐसा है एरिया, इसका अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट करें तो उसका एरिया आ जाएगा ए कॉस थीटा। और जब उसका एरिया आ जाएगा ए कॉस थीटा तो वर्टिकल कंपोनेंट मतलब इसी का अगर हम ऐसा रिजोल्यूशन करें तो वो आ जाएगा ए साइन थीटा। ये तुम समझ सकते हो। तो अब अगर फ्लक्स चाहिए तो फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसा जा रहा है, तो अब देखेंगे एरिया का कितना रीजन इसके परपेंडिकुलर में है। तो एरिया का कितना रीजन परपेंडिकुलर में है, तो ए कॉस थीटा। तो यूनिट एरिया के थ्रू ई फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, तो ए कॉस थीटा के थ्रू कितने फील्ड लाइंस पास करेंगे, तो दैट इज ई इंटू ए कॉस थीटा, तो दैट इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो जनरल केस क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो ये जनरल केस है, लेकिन ये जनरल मोस्ट जनरल केस तो नहीं ही है, क्योंकि हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ही मतलब यूनिफॉर्म कंसीडर कर लिए हैं। यूनिफॉर्म मतलब ये जो सरफेस लिया गया है ये थ्रू आउट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, लेकिन अगर सरफेस जो हम कंसीडर करें इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस सरफेस के हर एक एरिया के कंपोनेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता चला जाए, तो ऐसे केस में फ्लक्स का ये फॉर्मूला हम यूज कर ही नहीं पाएंगे। तो अब देखते हैं मोस्ट जनरल केस। ये तो आ गया कि बस एरिया का ओरिएंटेशन बदल रहे थे उसके लिए, लेकिन मोस्ट जनरल केस इट मींस अगर हम कोई सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में कंसीडर कर रहे हैं और उस सरफेस के अलग अलग पोर्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। जैसे मान लो ये एक सरफेस है, इस सरफेस में बहुत सारे छोटे छोटे एरिया तुम इमेजिन करो, तो अगर इस रीजन के थ्रू इस रीजन के थ्रू इस रीजन के थ्रू अलग अलग रीजन के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, तो सिंपल है हम कंप्लीट एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट द सरफेस कांस्टेंट नहीं हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं, हम इंटीग्रेशन इट मींस कैलकुलस की तरफ बढ़ रहे हैं वो देखेंगे। तो ये सब लोग ड्रॉ कर लोगे और ये समझ लो कि मेन जो सीबीएसई बोर्ड के लिए अगर हम बात करें तो इतना ये फ्लक्स का जनरल फार्मूला होता है, और जो मोस्ट जनरल बात कर रहे हैं उसका ज्यादा यूज नहीं होगा। कुछ एप्लीकेशन है लेकिन लिमिटेड एप्लीकेशन है सीबीएसई बोर्ड के लिए, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम नीट के लिए जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हम बताने जा रहे हैं, ये अभी नोट डाउन कर लोगे सब। तो अब हम देखते हैं मोस्ट जनरल केस। तो मोस्ट जनरल केस में क्या होगा एग्जैक्टली, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड में वैरी ओवर ए लार्ज सरफेस। तो सपोज हम यहां पे एक सरफेस कंसीडर किया, एक कर्व सरफेस है, उस कर्व सरफेस में अलग अलग छोटे छोटे रीजन्स कंसीडर किए हैं और एक रीजन का एरिया हम यहां पे डेल ए कंसीडर कर रहे हैं। इट मींस एरिया इज इक्वल टू डेल ए, एक स्मॉल रीजन का एरिया। अब ये जो एरो वहां पे है, वो जो एरो है वो उस पॉइंट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब उस रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सपोज ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं
तो उनमें से हम एक रीजन को ith रीजन कंसीडर कर रहे हैं। तो ना कंसीडर ए रीजन through which electric field is EI। हम एक ith रीजन कंसीडर कर रहे हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड EI है। अब उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड EI है एंड जो एरिया है वो है डेल A। तो डेल A I एंड एरिया इज इक्वल टू डेल A। तो अगर एरिया इज इक्वल टू डेल A है, मतलब सबका एरिया डेल A सेम कंसीडर कर रहे हैं और एरिया डेल A है, तो देन फ्लक्स ओवर दैट वन एरिया, तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर दैट एरिया, तो जो एरिया है वो ith रीजन के लिए है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द ith रीजन दैट इज E I डॉट डेल A। हम ये कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें टोटल, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, दैट विल बी द सिग्मा ऑफ EI। मतलब ऐसे जितने भी छोटे रीजन है उन सारे रीजन के लिए इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करके हम यहां पे ऐड कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। मतलब सोच लो कि बहुत सारे सरफेसेस से मिलकर बने हैं और सारे सरफेसेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि एक एक जितने भी सरफेसेस हम उसमें डिवाइड कर चुके हैं वो सारे सरफेसेस के थ्रू इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे और फिर सबको ऐड कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन सोचो यहां पे डेल A जो हम एक रीजन लिए हैं, अब वो एक रीजन का एरिया अप्रोचेस टू 0 हो जाए, कैलकुलस की तरफ पढ़ रहे हैं, तो व्हेन डेल A अप्रोचेस टू 0, तो अगर डेल A 0 को अप्रोच करने लगेगा, ऐसे केस में द नंबर ऑफ रीजन बिकम्स इनफाइनाइट। तो ऐसे इनफाइनाइट रीजन हो जाएंगे, देन नंबर ऑफ रीजंस बिकम्स इनफाइनाइट। और जब नंबर ऑफ रीजन इनफाइनाइट हो जाए तो देन फ्लक्स इज इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा, तो जब भी इनफाइनाइट होता है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो अब इंटीग्रेशन यूज कर लेंगे और डेल A dA बन जाएगा। इट मींस दैट बिकम्स E डॉट dA ओवर द सरफेस। तो ये जो है मोस्ट जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए सरफेस के लिए क्या करना है, एक स्मॉल रीजन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट dA होगा और ऐसे जितने भी रीजन हैं उन सारे रीजन के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इंटीग्रेट कर देंगे, ऐड कर लेंगे, इंटीग्रेशन इज एडिशन, तो ऐड कर लेंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो ये जो मोस्ट जनरल एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जो हम गॉसेस थ्योरम जो आगे पढ़ेंगे उसमें भी यूज होता है। तो ये सिंपल, अब अगर हम समराइज कर दें व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑलवेज डिफाइंड ओवर एन एरिया। Electric flux over an area is the number of field lines crossing that area। अब उस एरिया के थ्रू जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे वही उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। तो देखते हैं इसका एक दो प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम के थ्रू फ्लक्स और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट जनरल केस है, ये नोट डाउन कर लो। तो देखते हैं हम लोग टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले क्या है, फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। मतलब एक स्क्वायर है जिसका साइड A है और इसके एक कॉर्नर पे Q चार्ज प्लेस कर दिया गया है। तो अब उस Q चार्ज के कारण जस्ट इस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी सरफेस इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट सरफेस। तो सबसे पहले इस चार्ज का हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करें। अगर तो इस चार्ज का फील्ड लाइंस मतलब Q है, तो फील्ड लाइंस इधर की तरफ अवे डायरेक्शन में जाएगा, बहुत सारे होंगे, इधर भी होंगे, लेकिन उधर तो एरिया नहीं है तो हम इधर का ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं मेन। अब ऐसा है, अब सोचो कि मेरे पास एक स्क्वायर सरफेस है, मतलब एक प्लेन सरफेस मान लो ऐसा, इसके एक कॉर्नर पे हम कोई चार्ज रख दिए, यहां पे ये स्क्वायर सरफेस हम यहां पे चार्ज रख दिए। तो जब हम यहां पे चार्ज रख दिए तो इसका फील्ड लाइंस डेफिनेट है
इसका फील्ड लाइंस इसके टेंजेंशियल रहेगा, इस सरफेस के टेंजेंशियल। तो अब इसके थ्रू तो क्रॉस नहीं करेगा वो, तो यहां पे प्लेस है तो डिफरेंट है, यहां पे प्लेस होने पे फील्ड लाइंस ऐसा जाएगा, इस सरफेस के अलोंग बहुत सारे फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगे। मतलब अगर यहां पे है तो अगर हम बात करें यहां पे चार्ज है तो यहां पे चार्ज होने के कारण फील्ड लाइंस इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ जाएंगे, तो ऐसा दिख रहा हो। तो ये टेंजेंट के अलोंग जाएंगे सरफेस के, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो कोई ऐसा जा नहीं पाएगा फील्ड लाइंस। इसका मतलब कि यहां पे एक भी फील्ड लाइंस इस स्क्वायर के को क्रॉस नहीं करेगा। तो जब क्रॉस नहीं करेगा तो ऐसे केस में यहां पे फ्लक्स जीरो हो जाएगा, खत्म। तुम समझ रहे हो क्यों? क्योंकि इसको एक भी क्रॉस नहीं करने वाला अगर हम यहां पे रखेंगे तो इस कारण से यहां पे फ्लक्स जीरो होगा। अब आते हैं सेकंड। अब सेकंड में क्या है कि एक हेमीस्फेरिकल बॉल समझ लो, कटोरी की तरह, जिसका रेडियस r है, हम उसको कुछ इस तरह से प्लेस करके रख दिए हैं। तो जब हम उसको कुछ इस तरह से प्लेस करके रख दिए हैं तो जस्ट ये समझो कि मेरे पास एक हेमीस्फेरिकल बॉल है, ये हेमीस्फेरिकल तुमको दिख रहा होगा। अब इस केस में हम इसको ऐसे होल्ड किए हुए हैं, तो जब हम इसको ऐसे होल्ड किए हुए हैं और इसका जो रेडियस है, ये जो सर्कुलर बेस दिख रहा है, इसका रेडियस r है, तो अगर हम उसको ऐसे होल्ड करेंगे तो ऐसे होल्ड करने के बाद तुमको पता चलेगा कि इधर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा है तो इसके लिए ये सरफेस एरिया इंपॉर्टेंस नहीं होगा जो ये बाहर का है, इसके लिए ये बेस का एरिया इंपॉर्टेंट होगा। और ये बेस का एरिया एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और इस बेस का एरिया अगर पाई आर स्क्वायर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई है, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द यूनिट एरिया, और यहां पे टोटल बेस का एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो इट मींस यहां पे जो फ्लक्स होगा पाई आर स्क्वायर इंटू ई, तो यही होगा आंसर। तो इस तरह से हम फ्लक्स रीजन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो जस्ट यहां से जस्ट फार्मूला में पुट करने के जैसा कुछ क्वेश्चन फाइंड करने की कोशिश मत करना। इमेजिन करो कि अगर वो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उस सरफेस के थ्रू कितने फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, और इसके लिए क्या करना है, ई डॉट डी ए करना है। तो अगर हम बात ई डॉट ए करना है, अगर हम इसके ए की बात करें तो एरिया वेक्टर जस्ट इस बेस के लिए एरिया वेक्टर कहाँ, इधर की तरफ होगा ए। तो अब जब एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा तो दोनों के बीच का एंगल समझ रहे हो, फील्ड लाइन, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, तो ए इधर लो, इससे टेंशन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है। तो इस केस में हम ये समझ सकते हैं कि डायरेक्ट बेस के एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि वहां पे 0 डिग्री हो जाएगा। तो हम आसानी से किसी भी सरफेस के लिए फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। अब ये फ्लक्स फाइंड करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट इसी के सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गॉसेस थ्योरम। लेकिन इसमें ड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं है, सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, बस एग्जांपल हम तुमको बताएं, लेकिन क्वेश्चन जरूर ड्रॉ कर लेना और उसमें फ्लक्स कैसे ये फाइंड किया गया वो भी लिख लोगे कि क्या आया है। तो अब हम देखते हैं गॉसेस थ्योरम। तो अब गॉसेस थ्योरम क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो गॉसेस थ्योरम को जस्ट समझने के लिए ये देखो कि गॉसेस थ्योरम क्या अभी तक जो हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़े हैं उससे कुछ रिलेट करता है कि नहीं। तो ये बता दें, गॉसेस थ्योरम कूलम्ब्स लॉ का एक अल्टरनेटिव माना जाता है। ये कैसे अल्टरनेटिव है थ्योरम को समझने के बाद ही पता चलेगा। तो पहले अगर हम बात करें कि आखिर कूलम्ब्स लॉ क्या था, तो कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बीच में रिलेशन बताता है। ये हम लोग देख चुके हैं, E = kq/r²। तो कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बीच में रिलेशन बताता है। तो गॉसेस थ्योरम भी इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बीच में ही रिलेशन बताता है, लेकिन वो फ्लक्स के थ्रू रिलेशन बताता है। तो उसी के बारे में जस्ट हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम गॉसेस थ्योरम के बारे में बात करें, इट इज व्हाट, तो गॉसेस थ्योरम इज एन अल्टरनेटिव ऑफ द कूलम्ब्स लॉ व्हिच प्रोवाइड्स a different way to express the relation between electric field and charge। वो स्टेटमेंट लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। Now it is an alternative, it is an alternative of Coulomb's law which provides a different way
which provides a different way to express relation between electric field and charge. तो ये गॉसेस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बीच में रिलेशन बताता है। तो वो क्या है गॉसेस थ्योरम? अब हम आते हैं मेन स्टेटमेंट। तो अब अगर सपोज ये एक सरफेस है, क्लोज सरफेस, दिस इज ए क्लोज सरफेस। अब इस क्लोज सरफेस के अंदर में जो चार्ज हैं वो सपोज Q1 चार्ज है, Q2 है, Q3 है एंड Q4 है, और बाहर में कुछ चार्जेस हैं Q5 एंड Q6। ये दो चार्जेस है बाहर। तो गॉसेस थ्योरम क्या कहता है वो स्टेटमेंट समझना। गॉसेस थ्योरम स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज सरफेस, इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम पढ़े थे जो एक एनी सरफेस के लिए पढ़े थे, यहां क्लोज सरफेस के बारे में गॉसेस थ्योरम है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 by epsilon naught times the charge enclosed by it। और समटाइम्स ये भी कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट। मतलब जो चार्ज इसके अंदर है उस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके बाहर वाले पे डिपेंड नहीं करता। ये ऐसा क्यों है ये भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। नाउ द स्टेटमेंट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज equal to 1 by epsilon naught times, ये तो कांस्टेंट है, टाइम्स द चार्ज। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है दिस इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इनसाइड इट। तो अभी यहां पे इसके अंदर जो है वो है एयर है, और यहां पे इसका इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होगा। तो इसके लिए है 1 by epsilon naught times the charge enclosed by it। लेकिन ये स्टेटमेंट तब वैलिड है जब उस सरफेस के अंदर जो मीडियम है वो एयर है। तो इसीलिए समटाइम जो प्रॉपर गॉसेस थ्योरम लिखा जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट। और वो 1 by epsilon नॉट मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 by epsilon मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर मीडियम क्या है। लेकिन अगर हम मीडियम को एयर फिक्स कर दें तो उसके लिए हम 1 by epsilon नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, तो क्लोज सरफेस के लिए है तो इंटीग्रेशन के ऊपर हम एक सर्किल का साइन देते हैं, और जो ये सर्किल ओवर इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है कि हम जो फ्लक्स है वो एक क्लोज सरफेस के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो दैट इज E डॉट dA, क्योंकि यहां पे थ्रू आउट द सरफेस, अलग अलग सरफेस में तुमको ये डेफिनेट है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहने वाला। कांस्टेंट नहीं होता ऐसे केसेस में तो हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं इनफाइनाइट रीजन में बांट करके। हम अभी जनरल मोस्ट जनरल केसेस में बात कर रहे थे। तो अब ये किसके इक्वल है? तो दैट इज 1 by epsilon naught times the Q enclosed। तो Q in क्या रिप्रेजेंट करता है? तो दैट इज द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। Q इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, आउटसाइड वाला नहीं। Q in represent the net charge enclosed by the closed surface।
और अगर हम यहां पे क्यू इन की बात करें तो क्यू इन इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 हो जाएगा, और बाहर वाला इंपॉर्टेंस नहीं रखता। क्यों इंपॉर्टेंस नहीं रखता, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये मेन स्टेटमेंट लिख लेना कि आखिर ये गॉसेस थ्योरम का क्या है। तो ये स्टेटमेंट है, इसका प्रूफ भी आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे। तो अभी हम मेन स्टेटमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर दें कि इसमें कौन सा टर्म क्या है। तो ये सब लोग नोट डाउन कर लो। अब इस गॉसेस थ्योरम में हम और भी बात करते हैं। तो ये तो हमको एक्सप्रेशन मिल गया गॉसेस थ्योरम का। इसमें अब ये ई क्या है, क्योंकि यहां पे हम ई के बारे में बात नहीं किए हैं, केवल चार्ज को बता दिए हैं। तो यहां पे ई क्या रिप्रेजेंट करता है वो बात कर लेते हैं। वेयर ई रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, due to the charge inside or outside the closed surface, inside or outside the closed surface। ये है मतलब ये जो ई लिखा गया है वो इन सब का, क्योंकि हर चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इन चारों का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उन चारों का और उसके साथ साथ बाहर का उन सब का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हम यहां पे जो फ्लक्स की बात किए हैं वो बाहर वाले का फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। क्यों नहीं होता वो हम बात करेंगे। ये लिख लो और अगेन नोट करके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना। Charge outside the closed surface, charge outside the closed surface does not contribute to the flux। अब इसका मेन रीजन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो हम यहीं पे देखते हैं, ये डायग्राम तुम्हारे पास होगा। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि आउटसाइड वाले चार्ज का फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो सपोज एक क्लोज सरफेस ऐसा ले लो ना, अब इसके बाहर में एक चार्ज है मान लो Q, और ये प्लस Q है। तो ये प्लस Q सपोज ये ऐसा गया तो यहां से इन कर गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के कारण अभी डायरेक्शन में, और ये क्लोज सरफेस के इन किया और यहां पे बाहर निकला। तो इट मींस इस क्लोज सरफेस में जो फील्ड लाइंस इन करता है वो आउट बाहर भी आ जाता है। तो जो इन किया वो बाहर भी आ गया। तो हम क्या बोलेंगे कि उस क्लोज सरफेस में जो नेट फील्ड लाइंस है क्रॉस जो कर रहा है वो जीरो है, क्योंकि जो फील्ड लाइंस क्लोज सरफेस में इन कर रहा है वो कंप्लीट बाहर भी आ रहा है। तो टू इन के लिए टू पॉजिटिव मान लो तो बाहर के लिए नेगेटिव, या अगर बाहर वाले के लिए पॉजिटिव मान लो तो इनवर्ड के लिए नेगेटिव। तो जनरली जो आउटवर्ड के लिए है हम वो पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और इनवर्ड के लिए नेगेटिव। तो टू फील्ड लाइंस इंटर करता है, टू फील्ड लाइंस आउटसाइड बाहर निकलता है। तो इस केस में जो नेट फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस जीरो है। तो इट मींस देयर इज नो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द फ्लक्स ड्यू टू ए चार्ज आउटसाइड द क्लोज सरफेस। तो ये समझ जाओगे क्यों कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो यहां पे जस्ट हम मेन रीजन लिख देते हैं। इट मींस इफ ए चार्ज इज आउटसाइड, if a charge is outside field lines entering the surface, field lines entering the surface always leave the surface। जो भी फील्ड लाइंस इंटर करेगा उसको लीव भी करेगा। सो net field lines crossing the surface, is equal to 0। और जब net field lines crossing the surface 0 है, so flux due to the charge outside
द क्लोज सरफेस इज जीरो। तो ये मेन रीजन है क्यों है, जो इंटर करता है वो बाहर भी निकलता है, इसलिए जो चार्ज बाहर रहता है क्लोज सरफेस के, उसका फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। एक और बात, हम पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के कारण फ्लक्स की बारे में बात करते हैं। आउटवर्ड और इनवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव निगेटिव कैसे कंसीडर किया जाता है उसके बारे में, ये सब लोग नोट डाउन कर लो। तो देखते हैं फ्लक्स ड्यू टू पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले अगर हम फ्लक्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के लिए कंसीडर करें, सपोज एक प्लस क्यू चार्ज है ये, और इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस लिया गया। गॉसियन सरफेस जस्ट इमेजिनरी होता है, वो रियली में नहीं होता कि वहां कोई सरफेस रियली में होगा, वो एक इमेजिनरी है। तो एक गॉसियन सरफेस है। अब इस गॉसियन सरफेस में स्फेरिकल है ये, तो यहां पे हम एक एरिया ले लेते हैं ds वेक्टर, एरिया वेक्टर ds वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो अब इस q के कारण डेफिनेट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी ds के अवे डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे डायरेक्शन में। तो अगर हम यहां से फ्लक्स की बात करें तो E डॉट ds, इट मींस यहां पे जो थीटा रहेगा वो जीरो रहेगा, तो E ds cos जीरो, इट मींस दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के चार्ज के कारण जो फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव होता है, और इट मींस दैट इज ऑलवेज आउटवर्ड। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं। इट मींस जनरली आउटवर्ड फ्लक्स इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव एंड द इनवर्ड इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव। अगर हम इनवर्ड यही नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर हम यही नेगेटिव कंसीडर करें, इस केस में हम यहां पे अगेन वही सरफेस ds, तो इसके लिए ds इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है, तो पता है नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यहां से अगर हम फ्लक्स लिखें E डॉट ds, तो E और ds के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो इट मींस E ds cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री दैट इज माइनस E ds, इट मींस दैट इज नेगेटिव। और अगर ये फ्लक्स नेगेटिव है तो ये कहां रहेगा, ये इनवर्ड फ्लक्स है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फ्लक्स पॉजिटिव होता है जो आउटवर्ड होता है, नेगेटिव चार्ज के लिए फ्लक्स नेगेटिव होता है जो इनवर्ड होता है। तो ये तो पता चल गया कि गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट में कौन सा क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉसेस थ्योरम में हम जो क्लोज सरफेस कंसीडर करते हैं वो क्लोज सरफेस एक इमेजिनरी होता है, लेकिन उस इमेजिनरी सरफेस के अंदर वाला चार्ज फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन आउटवर्ड वाला चार्ज फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं करता। क्यों नहीं करता आउटवर्ड वाला चार्ज, क्योंकि आउटवर्ड चार्ज के लिए जितने फील्ड लाइंस उस सरफेस को एंटर करते हैं उतने ही फील्ड लाइंस उसको लीव भी करते हैं, उससे बाहर भी निकलते हैं। इसलिए नेट फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस for a charge outside the surface is always zero, so there is no contribution towards the flux for a charge outside the surface। तो अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा इसी पे बेस्ड, सिंपल सा, ताकि फ्लक्स के बारे में, इट मींस गॉसेस थ्योरम के बारे में कंप्लीट तुमको आइडिया मिल जाए। इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले डायग्राम डिस्कस कर लें। दो स्फीयर है, एक S1 स्फीयर और दूसरा S2 स्फीयर। S1 स्फीयर के अंदर एक चार्ज Q रखा गया है, और S2 स्फीयर और S1 के बीच में जो रीजन है उसके बीच में 2Q चार्ज रखा गया है। दो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन पहले डिस्कस करें। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फर्स्ट स्फीयर S1 एंड देन सेकंड स्फीयर S2। तो पहले फर्स्ट पे कंसंट्रेट करें। तो अगर हम S1 स्फीयर के थ्रू फ्लक्स की बात करें तो वो हम φ1 लिख रहे हैं, और सेकंड के थ्रू अगर हम फ्लक्स लिखे तो वो φ2। तो φ1 इज द फ्लक्स थ्रू S1 सरफेस। तो S1 सरफेस के कारण अगर हम फ्लक्स देखें तो वो कितना आएगा। गॉसेस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो फ्लक्स है वो Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। वो अभी तक कुछ नहीं है, इट मींस एयर है, वो बता दिया गया। तो अब इस केस में S1 सरफेस के अंदर केवल Q चार्ज है, Q2Q बाहर है, तो इस S1 सरफेस के फ्लक्स में 2Q का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो अब φ1 केवल इस Q के कारण होगा,
तो Q इनक्लोज्ड फॉर S1 इज Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये मिल गया phi 1 का वैल्यू। अब हम बात करते हैं phi 2। तो phi 2 इज द फ्लक्स ड्यू टू द सेकंड सरफेस S2। तो सेकंड सरफेस के अंदर में जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो 2Q और Q दोनों है। तो नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सेकंड सरफेस इज टोटल 3Q। इट मींस Q इनक्लोज्ड इज 3Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जस्ट अगर हम इसको सॉल्व करें दैट विल बी 1/3, यही फाइंड करना। तो फर्स्ट सिंपल होगा, ये हो गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या बोला गया कि अब S1 और S2 के बीच में जो रीजन है, S1 और S2 के बीच में जो रीजन है सेकंड केस के लिए, उस रीजन को एक मटेरियल इट मींस मीडियम से रिप्लेस कर देना है जिस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को भी बोलते हैं, तो वो एग्जैक्टली 5 है। तो अगर किसी भी मीडियम का रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी 5 है तो उस मीडियम का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम प्रेजेंट इनसाइड दैट रीजन। तो दैट इज इक्वल टू रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इनटू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और एयर। तो दैट इज इक्वल टू 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये समझ सकते हो। तो इसका मतलब अगर हम सेकंड इट मींस अब बात करेंगे कि फ्लक्स में क्या चेंजेस आएगा, तो ये देखो, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1। तो S1 के थ्रू अब क्या चेंज आएगा, सॉरी ये जो मैं हम अलग फिल कर दिया, S1 के अंदर वाले रीजन को फिल करना है, मतलब इसको फिल करना है इज इक्वल टू 5 से। तो अब इस केस में इसका डाइलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम 5 एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो जैसा हम बोले थे जनरल गॉसेस थ्योरम में Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और ये एप्सिलॉन नॉट का मतलब उस सरफेस के अंदर का मीडियम एयर है। लेकिन अब एयर ना होकर के जो मीडियम है उस मीडियम का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी 5 एप्सिलॉन नॉट है। तो अब हम जो सेकंड में यूज करेंगे वो फ्लक्स के लिए वो क्या होगा, Q इनक्लोज्ड। तो Q इनक्लोज्ड तो S1 के अंदर केवल Q है डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो अब वो कितना है 5 एप्सिलॉन नॉट। तो वो क्या चेंज हो जाएगा ये तुम समझ सकते हो। तो पहले से कितना था 5 S1 के अंदर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अब कितना हो गया Q बाई 5 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है 1/5 टाइम्स हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में। तो ये तुम समझ सकते हो कि मीडियम भी गॉसेस थ्योरम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इट मींस उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर मीडियम बदल दोगे तो उस केस में फ्लक्स भी चेंज हो जाता है। तो ये तो था सिंपल फ्लक्स इट मींस का कॉन्सेप्ट और गॉसेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट, और सिंपल स्टेटमेंट ओरिएंटेड था। लेकिन अगर ये तुम सिंपल समझ जाओगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं वो बहुत आसान लगेगा, क्योंकि गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स और सिंपल जो उसी से हम लोग गॉसेस थ्योरम पढ़े उन दोनों को यूज करके ही फाइंड करना है। तो अब आज के लेक्चर को कंप्लीटली अच्छे से समझने के बाद ही तुम गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि जनरल टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो गॉसेस थ्योरम में जस्ट स्टेटमेंट लिखा गया है उस केस में। तो यहाँ पे जो गॉसेस थ्योरम बताएं वो गॉसेस थ्योरम एक बार जरूर अच्छे से देखो और पढ़ो, और उसके बाद एप्लीकेशन जो 3-4 एप्लीकेशन है हम उनको एक साथ बता देंगे। इतना आसान है, क्योंकि जो जिसको बोलते हैं कि बच्चों को डेरिवेशन से डर लगता है 11th-12th में, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक छोटा सा मैथमेटिक्स है और बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं है, छोटा सा मैथमेटिक्स है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।